नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र, तुमको सरेंडर नहीं करना चाहिए। कुछ इसी तरीके के मीम्स कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे जब नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति के एक ट्वीट के बाद सरेंडर कर दिया था और पाकिस्तान के साथ में सीज फायर की घोषणा भारत के विदेश सचिव ने आके कर दी थी। सेना के डीजीएमओ ने कर दी थी। जब यह हो रहा हो तो इंदिरा गांधी याद आ जाती। वही इंदिरा गांधी जिन्होंने अमेरिका को घुटने पर ला दिया था और अमेरिका उनके आगे थर्राने लगा था। वही इंदिरा गांधी जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को घंटों इंतजार करा दिया था और फिर उनके डिनर में जाने से इनकार कर दिया था। वहां रहते हुए भी होटल के कमरे में उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी और जाकर के इंडियन डियास्पोरा के लोगों से मिलने चली गई। राष्ट्रपति के डिनर को इनकार कर दिया। जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कह दिया था 7वां नहीं 70वां बेड़ा भेज दीजिए, भारत किसी से डरता नहीं है, किस कोई बड़ा देश भारत को आदेश देने का दुस्साहस ना करे। सोचिए, वो इंदिरा गांधी होती थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते थे जिन्होंने अमेरिका से कह दिया कि नहीं, हम एंग्लो अमेरिकन एसोसिएशन के हिस्से नहीं हो सकते क्योंकि हम एक संप्रभु देश हैं। हम अपनी अस्मिता रखते हैं, भले ही हम गरीब हों, भूखमरे हो, लेकिन अपने सम्मान से समझौता नहीं करते। यही सत्य था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हमें तब शर्म और आ रही है जब दुनिया का एक देश ईरान, जो हमसे हर मामले में कमजोर, चाहे आबादी हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे दूसरी चीजें हो, वह ईरान जो परमाणु संपन्न भी नहीं है, वहां का 86 साल का वह बुजुर्ग सुप्रीम लीडर वह कह देता है। कौन होता है अमेरिका यह कहने वाला कि हम क्या करें और क्या न करें? पहले आक्रमण इजराइल ने किया है तो वो शांत बैठे, तब हम करें। अमेरिका ने उसके समर्थन में जब ईरान पर अपने मिसाइल अटैक किए तब भी वो नहीं हिला और उसने कहा इसका बदला लेंगे। और उसने अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने थे और एयर के स्टेशंस थे वहां पर अटैक कर दिया और अटैक करके बता दिया कि अमेरिका भी यह न सोचे कि हम उससे डरते हैं। अमेरिका बैकफुट पर आ गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद की मीटिंग बुला ली गई और उस मीटिंग में अमेरिका की धज्जियां उड़ा दी। घबराए अमेरिका ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा नहीं, हमने अब दोनों से बात कर ली है, कतर के थ्रू हमने बात कर ली है। इजराइल बार बार कह रहा था तो अब हमने बात कर ली है, अब सीज फायर हो गया, सीज फायर। तो ईरान के विदेश मंत्री ने कहा हमारे समय के मुताबिक 4 बजे तक यदि इजराइल ने सीज फायर की घोषणा नहीं की तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, खत्म करके छोड़ेंगे। हम युद्ध करना नहीं चाहते थे, हमने अटैक नहीं किया, लेकिन जिन्होंने यह किया उन्हें हम उसकी सजा दे के रहे। यह दम होती है। तब हमें इंदिरा गांधी याद आती। उस वक्त जब 1971 में भारत बेहद टूटा हुआ देश था, तमाम संकट खड़े थे, हम 1965 की लड़ाई झेल चुके थे। श्रीमती इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद में, आकस्मिक निधन के बाद में प्रधानमंत्री बनी थी और प्रधानमंत्री वो चुनाव लड़के बनी थी।
पहली बार भारत के इतिहास में, अब तक के इतिहास में एक ही बार हुआ है कि प्रधानमंत्री पद के लिए सांसदों ने वोट डाले थे। उसमें 162 वोट से जीत के बनी थी, किसी ने बनाया नहीं था। पार्टी टूट गई थी, वो पार्टी से निकाल दी गई थी। 1971 का चुनाव उन्होंने अपने बूते जीता और जीत करके जब खड़ी हुई तब उन्होंने फैसला किया कि अब पाकिस्तान के पहले 2 टुकड़े करेंगे। और इसके लिए दुनिया के देशों में जा रही थी, अमेरिका भी गई, लेकिन अमेरिका ने धोखा दिया, हेनरी किसिंजर ने धोखा दिया और जिस तरह बेइज्जत करने की कोशिश की, तो इंदिरा गांधी ने फिर राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को वह सबक सिखाया कि वो खिसिया के रह गया। खुद हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब में लिखा है कि इंदिरा गांधी उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट से बात करता है, और इस तरह से उन्हें टाइट कर रही थी। सोचिए आप, निक्सन ने भेज दिया हेनरी किसिंजर को ईरान कि भारत का साथ ना दे ईरान और पाकिस्तान का सपोर्ट करे। उधर भेज दिया उन्हें चीन कि चीन भारत पर आक्रमण कर दे, लेकिन ईरान ने हमारा साथ दिया। उसने कहा नहीं, हम भारत के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, तो साफ कह दिया। उधर चाइना ने कह दिया नहीं भाई, हम भारत से अभी लड़ने की स्थिति में नहीं। और इधर इंदिरा गांधी ने छीन करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और एक बांग्लादेश बन गया, एक पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े कराची पोर्ट को तबाह कर दिया, जो 7 दिनों तक जलता रहा। 7 दिनों तक। ऐसा कभी कदार हुआ है, विश्व युद्ध में ही हुआ है, बाकी कभी नहीं हुआ। और इसके बाद अब मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं कि यह दम होती है। और जब उन्होंने यह सब किया तो पाकिस्तान के समर्थन में, जो उसको गोद में पालता है, अभी आपने देखा ही ट्रंप ने कहा आई लव पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को बुला करके उसे लंच कराता है, भारत के प्रधानमंत्री को बेइज्जत करता है, भारत को वो बलात्कारी और न जाने कौन कौन कैसा कैसा आतंकी देश बताता है, और जो आतंकी देश है उसे गोद में बैठाता है। तो इंदिरा गांधी ये बात समझती थी, तो उन्होंने लिफ्ट नहीं दी। तो डीप स्टेट के जरिए जो खेल रचा गया, वो रचा गया कि भारत में जो नेता हैं, विपक्षी नेता हैं, उन पर फंड खर्च कीजिए, उन पे सब कुछ कीजिए, और इंदिरा गांधी के खिलाफ मुहिम चलाई। इंदिरा गांधी ने समझ लिया था कि ताकत हुए बिना बात नहीं बनेगी। उन्होंने चुपचाप होमी भाभा के उस कार्यक्रम को, जो होमी भाभा की हत्या करा करके या दुर्घटना जो भी है, आज तक पता नहीं है, तो उस अधूरे काम को चुपचाप पूरा किया। और अचानक 1974 में उन्होंने परमाणु विस्फोट करके, परीक्षण करके दुनिया को बता दिया कि भारत परमाणु संपन्न हो गया। उन्हीं बमों से जो इंदिरा गांधी ने बनवाए थे, उन्हीं बमों का परीक्षण बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया, लेकिन तब किया जब इंदिरा गांधी वो बनवा के गई थी। और उसके पहले डीप स्टेट के जाल में फंसकर या इच्छा से अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान को परमाणु संपन्न बन जाने दिया। परमाणु जो है संपन्न पाकिस्तान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बना। कांग्रेस की सरकारों ने उसे परमाणु संपन्न नहीं बनने दिया था। भारत 1974 में बना था, वो 1998 में बना। इससे आप समझ लीजिए। तो जब भारत परमाणु संपन्न हो गया तो अमेरिका और बौखला गया।
उसने चारों तरफ साजिशों का जाल रचा। जैसे इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण किया, उसी के जस्ट एक महीने बाद जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समग्र क्रांति कहते हुए एक ऐसा तथाकथित आंदोलन शुरू किया गया जो देश को आग लगाने वाला था, देश को कमजोर करने वाला था, देश को बर्बाद करने वाला। यह बात सामान्य तौर पे लोग नहीं समझते। चंद छोटी छोटी सी स्टूडेंट्स की, जिसका प्रधानमंत्री और बड़ी सरकारों से मतलब नहीं था, स्थानीय स्तर के मामले थे, कॉलेज स्तर के, यूनिवर्सिटी स्तर के मामले थे, उन्हें जबरदस्ती क्रिएट किया गया, चाहे गुजरात में हो चाहे बिहार में, और यह गेम प्लान किया गया। इसकी शुरुआत गुजरात से हुई। उन्हीं से जो यहूदियों से संपर्क रखते थे, उन्हीं के जरिए पूरा खेल रचा गया और फिर वो बिहार तक आ गया। क्योंकि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम के नाम से जो सीआईए की संस्था थी, उसके इंडिया चैप्टर का हेड बना था 1951 में, और वो लगातार मरने तक उसका हेड रहा। यानी आप समझ लीजिए सीआईए एजेंट होने के सबूत है। उसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, या और तमाम सारे लीडर हो, मोरारजी देसाई हो, दूसरे और लोग हो, उनके जरिए साजिश रची। सीआईए पोषित के एजेंट के तौर पे काम कर रहे एक जज जस्टिस जगमोहन सिन्हा के जरिए साजिश रची गई। इधर इंदिरा गांधी ने चाइना को भी लाइन में लाके खड़ा कर दिया। उन्होंने चाइना के मुंह से और अमेरिका के प्रभाव से मुक्त करके सिक्किम को छीना और भारत का राज्य बना दिया, भारत का 22वां राज्य बना दिया। बस फिर क्या था, फिर तो आग लग गई। और उसका नतीजा यह हुआ, जस्ट इस घटना के तुरंत बाद, एक महीने बाद, बिल्कुल एक महीने बाद, जैसे एक महीने परमाणु विस्फोट के एक महीने बाद समग्र क्रांति कही थी जयप्रकाश नारायण ने, वैसे ही एक महीने बाद अचानक साजिश रची जाती है। छुट्टी के दौरान अवकाशकालीन पीठ रेगुलर केस नहीं सुनती है। 1971 का मुकदमा था, चुनाव पिटीशन, उसमें अवकाशकालीन जज जगमोहन लाल सिन्हा फैसला दे देता है और इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त ही नहीं करता है, न जाने क्या क्या और प्रतिबंध लगा देता है। अब आप सोचिए, देश अस्थिर हो गया। उधर जॉर्ज फर्नांडिस पूरी रेल हड़तालें करा देता है और सब कुछ करा देता है। रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या कर दी जाती है, बम से उड़ा के हत्या कर दी जाती है। उधर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन रॉय के ऊपर कातिलाना हमला हो जाता है, उन्हें मारने की साजिश रची जाती है। और इधर जिस तरह से खेल चल रहा होता है, उसी खेल में तमाम सारे ये जजेज और ये सारे लोग आकर के यहां दिल्ली में सीआईए एजेंट से मिलके जाते हैं और इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त करा देते हैं। इंदिरा गांधी को अपमानित करने का था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में वो अपील करती हैं और अपील में जस्टिस कृष्णा अय्यर स्टे कर देते हैं, रोक देते हैं। रेगुलर पीठ को, संविधान पीठ को केस भेज देते हैं, जो संविधान पीठ बाद में 7 नवंबर 1975 को श्रीमती गांधी के चुनाव को वैध बताती है और हाई कोर्ट के आदेश को अवैध बताती है। 5 जस्टिसेस की बेंच। तो अब आप समझ लीजिए संविधान पीठ का यह फैसला था, उस पर लोग बात नहीं करते। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि इंदिरा गांधी को जब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है तो जयप्रकाश नारायण फिर दिल्ली में आकर के रामलीला मैदान में रैली करता है और भारत की सेना और सबको विद्रोह कर देने के लिए, पुलिस और सबको विद्रोह कर देने के लिए उकसाता है। जब वो यह काम करता है, आज ही का दिन था, तब श्रीमती इंदिरा गांधी को रात को रिपोर्ट आती है कि इसके लिए पूरी साजिश रच ली गई है
और विद्रोह करा के अमेरिका और सीआईए के लोग मिलकर के खेल कर रहे हैं और बड़ी घटना हो सकती है। देश बचाने के लिए कड़ा एक्शन लेना होगा। श्रीमती इंदिरा गांधी कैबिनेट बुलाती हैं और फैसला लेती हैं कि भारत में इमरजेंसी लगाई जाए, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान के तहत हो, ना कि अघोषित अवैध तौर पे इमरजेंसी लगाई जाए। वैध लगेगी, संविधान के तहत लगेगी। और वो ये करके प्रस्ताव भेज देती हैं और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब इसे स्वीकार कर लेते हैं और वो लिखते हैं कि बिल्कुल सही फैसला है। बस यही तो साजिश रची गई थी। और उसके बाद में श्रीमती गांधी स्पष्ट कहती हैं कि जातियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ जातियां होती हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कभी पुलिस के अफसर निजी स्वार्थ में, कभी कुछ नेता निजी स्वार्थ में, कभी कुछ दूसरे अफसरान निजी स्वार्थ में, और इस तरह से कुछ ऐसी घटनाएं करते हैं जो निंदनीय थी। लेकिन विनोबा भावे कहते हैं यह अनुशासन के लिए, देश को बचाने के लिए बेहद जरूरी था। विनोबा भावे वही जो गांधी जी के सहयोगी थे, साथी थे, और भारत में भूदान आंदोलन चला करके भूमिहीनों को भूमि से युक्त करने का काम कर रहे थे। वो विनोबा भावे कहते हैं। तमाम लीडर्स गिरफ्तार होते हैं, तमाम पत्रकार भी गिरफ्तार होते हैं, तमाम लोग गिरफ्तार होते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ झूठा केस नहीं दर्ज किया जाता है। या तो कोई मीसा में गिरफ्तार होता है, या किसी निरोधात्मक कानून में गिरफ्तार होता है, या किसी सामान्य सी धारा में। किसी को देशद्रोही नहीं बताया जाता। यह इंदिरा गांधी थी। जयप्रकाश नारायण को उनके घर में ही नजरबंद किया जाता है। तो आप यह समझ लीजिए कि उन्होंने यह दुरुपयोग नहीं किया था जैसा नरेंद्र मोदी करते हैं। इंदिरा गांधी के समय में 200 पत्रकार डिटेन किए गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 2500 पत्रकार डिटेन हुए। और यही नहीं, उसमें तमाम लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के मुकदमे हुए, तमाम के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए, और ये सब क्रिमिनल केस में रजिस्टर हुए हैं, कोई भी निरोधात्मक कानून में नहीं। तो खेल को समझ ली। तो यह किया गया, देश को छिन्न भिन्न करने का काम किया गया था। आतंकवादी संगठन बनाए जा रहे थे, आतंकियों को सपोर्ट किया जा रहा था। तब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। नहीं लगाती तो शायद देश नहीं बचता। इसीलिए बाद में इंदिरा गांधी खुद ही इसे खत्म किया और चुनाव कराया, क्योंकि वो लोकतंत्र को प्यार करते। और उन्होंने इस पूरे इमरजेंसी के दौरान जो ज्यादतियां हुई थी जाने अनजाने, उनके लिए क्षमा भी मांगी। इमरजेंसी लगाने के लिए क्षमा नहीं मांगी, इसके लिए क्षमा मांगी कि किसी के साथ ज्यादती हुई। यह बात तो उस वक्त की जरूरत थी, इमरजेंसी ये नहीं लगाई जाती, क्योंकि तमाम कांग्रेस के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, सबके यहां घरों में घुस के हमले करके, डरा करके उनसे इस्तीफे साइन कराए जा रहे, काम नहीं करने दिया जा रहा था। और जिस तरह की साजिशें रची जा रही थी, ऐसे में यही एकमात्र रास्ता था। और या फिर इंदिरा गांधी नरेंद्र मोदी की तरह से अवैध काम करती और अवैध तौर पर अघोषित इमरजेंसी लगाती और इसी तरह फर्जी केस बनाती। वह काम उन्होंने नहीं किया। उन्होंने संविधान का सम्मान रखा, लोकतंत्र का सम्मान रखा। यह अंतर है दोनों में। इसलिए आज जान लीजिए कि इमरजेंसी मजबूर कर दिया था उसने कि उसे लगाया जाए। नहीं लगाते तो देश टुकड़े टुकड़े हो गया होता, या अमेरिका का गुलाम हो गया होता, या जाने कुछ और होता। तो इंदिरा गांधी ने देश बचाया था, अपनी जान भी दी, उनके बेटे ने भी बाद में जान दी। उसके पहले उनके तमाम पुरखे जान दिए थे,
तब यह देश आजाद हुआ था। तो यह बात हमें जान लेनी चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी सरेंडर कर देते हैं। इंदिरा गांधी ने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने चुनाव में युद्ध के नाम का वोट नहीं मांगा। उन्होंने कभी जीत के नाम का वोट नहीं मांगा। उन्होंने देना स्वीकारा। इस देश को संपत्तियां भी दी, जान भी दी और सब कुछ दिया। और यहां सरेंडर प्रधानमंत्री बैठा है। सीख ले खामनेई से कि वो 86 साल का इतना दमदार है और यहां 56 इंची कथित तौर पे इतना डरपोक। यह है जी। जय।